आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन जुडिशियल सर्विस में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस का पार्ट 3। इसके पहले हम 2 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर हमारा ये प्रयास पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा पहला प्रश्न है, व्हेन ए काउंटर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर बी, इन टर्म्स ऑफ काउंटर प्रपोजल। यानी काउंटर प्रपोजल जब प्रतिकृत किया जाता है तो जो सुविधा उत्पन्न होगी वो काउंटर प्रपोजल यानी क्रॉस प्रस्तावना की शर्तों के अनुसार ही उत्पन्न होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्रॉस प्रस्तावना से संबंधित। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर बी, यानी टिन बनाम हॉफमैन एंड कंपनी का वाद जो है क्रॉस प्रस्तावना से संबंधित है। क्रॉस प्रस्तावना वो होती है जब समान प्रस्ताव एक दूसरे को काटते हैं, यानी जब दो व्यक्ति बिना एक दूसरे के प्रस्ताव को जाने हुए एक दूसरे को प्रस्ताव करते हैं तो उसे क्रॉस प्रस्ताव अपना भूलते हैं। और इसका जो वाद है वो है टिन बनाम हॉफमैन एंड कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दे तो इसे कहा जाता है प्रतिकूल प्रस्ताव यानी क्रॉस ऑफर। तो हमारा जो आंसर है आंसर भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रस्ताव जिसे एक विशिष्ट समय में स्वीकृति हेतु खुले रखने की अनुमति दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। एक प्रस्ताव जिसे विशिष्ट समय में स्वीकृति खुले रखने की अनुमति दी जाती है उसे स्टैंडिंग प्रस्ताव कहा जाता है। स्टैंडिंग प्रस्ताव एक निश्चित अवधि के खुला रहता है और उस अवधि के दौरान कभी भी उसे स्वीकार किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, डाक द्वारा खा को प्रस्तावना करता है परंतु खा के पास प्रस्तावना का पत्र पहुंचने के पूर्व खा की मृत्यु हो जाती है। खा का पुत्र प्रस्तावना को प्रतिकृत कर लेता है। का के दायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। तो मित्रों, जो इसका जो आंसर होगा का उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि खा द्वारा उसकी मृत्यु जाने के कारण पत्रग्रहण नहीं किया गया। मित्रों, प्रस्तावना जिससे की जाती है उसी से स्वीकार की जानी चाहिए। जब धारा 2 खा जो परिभाषा दी गई संविदा अधिनियम में, उसमें कहा गया जिससे प्रस्तावना की जाती है जब उसके पति अनुमति दे देता है तो वो प्रतिकृत कही जाती है। इसलिए यहाँ पर का उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि खा द्वारा उसकी मृत्यु जाने के कारण प्रतिग्रहण किया नहीं गया। हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर बताइए। पत्र डाक द्वारा स्वीकृति उस समय पूर्ण होती है जब स्वीकृति का पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होगा, यानी जब पत्र या डाक द्वारा स्वीकृति उसी समय संपूर्ण हो जाती है जब पत्र जो है पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है। क्योंकि तार या डाक का प्रतिग्रहण तभी हो जाता है जब वो पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है। इसका वो जो है एडस बनाम लिंडसन का वाद इस पर प्रमुख आता है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिग्रहण की सूचना जहाँ तक प्रस्ताव तक संबंध है उसी समय उसी स्थान पर पूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में स्वीकृति वैध मानी जाती है। आंसर ए, जब स्वीकृति फैक्स द्वारा भेजी गई है। आंसर बी, जब स्वीकृति टोटा द्वारा भेजी गई है। आंसर सी, जब स्वीकृति गलत पते पर भेज दिया गया। आंसर डी, नीलामी के मामले में स्वीकृति सबसे अधिक बोल करके की गई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जब स्वीकृति फैक्स द्वारा भेजी गई है तो ये सही होगा। इसमें जो है टोटा द्वारा संप्रेषण का माध्यम नहीं माना जाता और गलत पते पे अगर स्वीकृति भेजी गई है तो भी नहीं मानी जाएगी। और नीलामी जो होता है आमंत्रण माना जाता है, प्रस्ताव का आमंत्रण माना जाता है। इसलिए इसमें स्वीकृति जब वो अधिक बोली लगाता है ये स्वयं प्रस्ताव माना जाएगा, क्योंकि नीलामी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। अतः यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हुआ, जब स्वीकृति फैक्स द्वारा भेजी गई तो स्वीकृति वैध मानी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिफल की धारा 2D में दी गई परिभाषा में क्या है। ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए प्रतिफल पर्याप्त हो, ऑप्शन बी प्रतिफल पर्याप्त न हो, ऑप्शन सी प्रतिफल वास्तविक, ऑप्शन डी प्रतिफल वस्तुगत हो। तो हमारा आंसर प्रतिफल की धारा 2D की परिभाषा में क्या होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। नहीं, प्रतिफल मात्र दिखावा ना हो, प्रतिफल वास्तविक हो। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के वाद में निर्णित किया गया है कि वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य पर्याप्त प्रतिफल है, भले ही से वचनदाता को कोई लाभ ना हो। अतः प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, मात्र दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता द्वारा एक कार्य किया जाता है यद्यपि कि वचनग्रहीता के ऐसे कार्य से वचनदाता लाभान्वित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो मित्रों, ये जो है पर्याप्त प्रतिफल होगा, क्योंकि
भले ही वचन ग्रहीता को कोई लाभ ना हो, लेकिन वो वास्तविक प्रतिफल माना जाएगा। ऐसा निर्णय केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के बारे में किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? मित्रों, आप जानते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, कथन है संविधा में ऐसी नवीनता संविधा का लागू नहीं करा सकता, कारण वह संविधा का पक्षकार नहीं अथवा लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसमें कथन और कारण देख कर बताना है क्या दोनों सही है या क्या आर जो है ए का स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं। तो मित्रों, हमारा ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अतः अगर कोई व्यक्ति संविधा का अपरिचित है और संविधा का पक्षकार नहीं है तो वो लागू नहीं करा सकता और लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। हमारा ऑप्शन सही हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिफल के संबंध में गलत है? प्रतिफल ऑप्शन ए है प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी प्रतिफल का प्रवचन के लिए प्राप्त होना आवश्यक नहीं, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, भ्रामक नहीं। तो मित्रों, हमारा जो है ऑप्शन बी इसमें जो है गलत है, क्योंकि प्रतिफल वचन ग्रहीता के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिफल का प्राप्त होना आवश्यक नहीं, वो वास्तविक होना चाहिए, भ्रामक नहीं और वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये वचन ग्रहीता के द्वारा दिया जाना आवश्यक, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधा अधिनियम के अधीन प्रतिफल प्रकटित हो सकता है। ऑप्शन ए वचन ग्रहीता से, ऑप्शन बी वचन ग्रहीता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से, ऑप्शन सी दोनों ए और बी से, ऑप्शन डी ना ए और ना ई बी से। तो दोस्तों, प्रतिफल वचन ग्रहीता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, ये वचन ग्रहीता द्वारा भी दिया जा सकता है। अतः यहाँ दोनों ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। अतः हमारा ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, क्योंकि वचन ग्रहीता भी इसे दे सकता है और वचन ग्रहीता के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा भी प्रतिफल दिया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिफल संविदा के लिए आवश्यक है। प्रतिफल का वास्तविकता भी यानी प्रतिफल दिखावा नहीं, भ्रामक नहीं होना चाहिए, ऐसा केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के बारे में निर्णय किया गया था। ये वास्तविक होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विधि के अंतर्गत प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर कुछ करना अथवा करने से विरत रहना होता है। अतः हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही है। मेरा अगला प्रश्न ये है, प्रतिफल की आवश्यक विशेषता यह है कि वह वचनदाता की इच्छा या अनुरोध पर दिया गया। हमारा ऑप्शन सी सही है। जैसा कि आप जानते हैं, तो अब धारा 2D में प्रतिफल की जो परिभाषा दी गई है वो जो है उसमें कहा गया प्रतिफल जो है वचनदाता की इच्छा पर अनुरोध पर दिया जाए, वो वचन ग्रहीता द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। अतः या ये वचनदाता की इच्छा पर या अनुरोध पर दिया गया हो। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिफल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों, हमारा ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। प्रतिफल का भारतीय संविधा अधिनियम में वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति पर द्वारा भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रतिफल नहीं दिया है लेकिन संविदा का पक्षकार है तो वाद ला सकता है। अतः अपरिचित व्यक्ति वाद ला सकता है अगर वो संविदा का पक्षकार हो। अतः ऑप्शन सी हमारा सही हुआ। ये कथन सत्य नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिफल हो सकता है। तो मित्रों, प्रतिफल भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य यानी कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एक निष्पादित प्रतिफल से तात्पर्य है। तो ऑप्शन डी व्यक्तिकारी वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी है, यानी कोई ऐसा कार्य जो किया जा चुका है या दिया जा चुका है उसको निष्पादित प्रतिफल कहते हैं और ये वचनदाता की इच्छा पर पूर्ण रूप से किया जा चुका हो। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, दो भाइयों ने संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के बंटवारे के लिए एक संविदा की जिसमें अविवाहित बहन का विवाह का देने की व्यवस्था थी। भाइयों ने रकम देने से इनकार कर दिया। सही उत्तर चुनिए। इसमें जो है मित्रों, हमारे ऑप्शन सी सही होगा। बहन दावा कर सकती है भले ही संविदा की पक्षकार नहीं है। मित्रों, हमारे अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। इसके कुछ जो है अपवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। उसमें जो है विवाह संबंधी व्यवस्था में भी अगर किसी व्यक्ति के विवाह के लिए कोई व्यक्ति संविदा करते हैं और तो वो संविदा का अगर वो व्यक्ति जिसकी विवाह के लिए संविदा की गई है पक्षकार नहीं है फिर भी वाद ला सकता है। तो यहाँ पर दावा कर सकती है भले ही वह संविदा की पक्षकार नहीं है। हमारे मित्रों, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविदा विधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे को वचन ग्रहीता कहेंगे।
तो मित्रों वचन ग्रहीता भारतीय संहिता अधिनियम की धारा 2B के अनुसार वे व्यक्ति जो प्रस्ताव स्वीकार करता है उसको वचन ग्रहीता कहा जाएगा। तो मित्रों हमारा आपको ये प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और हमें लाइक और शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।